नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय बाजारों में कल कई सारे नतीजे आए, उस पर फोकस करेंगे। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के पास गिफ्ट निफ्टी। कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार है। निक्केई यानी जापानीज मार्केट में 0.4% की बढ़त दिखी है, लेकिन कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी। और चाइनीज मार्केट, याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ कमेंट्री निकल कर आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, हाउसिंग डिमांड को रिवाइव करने की कुछ कमेंट्री थी, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी। लेकिन आज चीन के बाजार भी एकदम फ्लैट है और उसी के साथ हैंगसेंग यानी हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर करीब 200 अंकों की तेजी आज सुबह दिखी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। फिर एक बार अच्छा एक्शन दिखा अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स करीब 190 अंक चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया। नैस्डैक फ्लैट था और S&P 500 में थोड़ी सी कमजोरी कल दिन की ऊपरी स्तर से अमेरिकी बाजारों में दिखी। रिटेल सेल्स का डेटा कल आया जो काफ़ी अच्छा था, जो ये दिखाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी रिजिलियंट है। 0.4% की बढ़त यूएस रिटेल सेल्स में दिखी, जो अनुमान से बेहतर थी, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। लेकिन इसी के साथ फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है वहाँ पर। S&P 500 फ्यूचर्स में करीब 0.1% की बढ़त है, वही नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में करीब 0.2% की बढ़त दिखी है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स की बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स करीब 5% की तेजी आफ्टर मार्केट में कल दिखी। तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने चौथी तिमाही के नतीजों का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा दिया है और इसी के साथ नेटफ्लिक्स के चलते पूरे IT सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा। और TSMC ये ग्लोबल चिप मेकर कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए, जिसका इम्पैक्ट भी कई सारी दूसरी और कंपनियों पर दिखा। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन था। FTSE 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक और डैक्स, कैक तो 1.5% की तेजी और डैक्स में भी करीब 0.8% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन गोल्ड पर नजर डालते हैं। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,710 पर आउंस के आसपास सोना। याद रखें पिछले कुछ महीनों में अच्छा एक्शन दिखा है और फिर एक बार वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, मिडिल ईस्ट में अभी भी टेंशन्स है और वो कंसर्न्स एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो टेंशन्स, जिसके चलते सोने में तेजी दिखी है। याद रखें ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 76,900 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के आसपास सोना। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर। इसी के साथ एक बार ब्रेंट क्रूड पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है और अब ब्रेंट क्रूड $74.6 पर बैरल के आसपास पहुंचता हुआ। इसी के साथ FIIs और DIIs के एक्शन पर नजर डालते हैं। FIIs ने फिर एक बार कल बिकवाली की, करीब 4,720 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। DIIs ने 5,000 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 130 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,900 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 265 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 2,815 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। लेकिन एक ट्रेंड जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, FIIs अभी भी भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताएं कल तो बाजार काफ़ी वॉलेटाइल था और FIIs की भी बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नजर आई। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा गुड मॉर्निंग। देखिए कल का दिन मार्केट के लिए थोड़ा नॉर्मली ज्यादा ही खराब था। कुछ दोस्त मैं 2 बजे बताता हूँ। जिस वजह को मार्केट काफी अच्छे से बना रखा था और पैनिक लोस नहीं क्रिएट किए थे, यानी कि उस लेवल से उसने अच्छे से लेवल को पकाया।
कल इस लेवल को फाइनली तोड़ा, वो था 24,800 का। ये मार्केट के लिए एक झटका था। दूसरा पॉइंट, कल आईटी की पार्टिसिपेशन, रिलायंस की पार्टिसिपेशन होने के बावजूद बाजार नीचे जा रहा था, ये दूसरा लॉस था। तीसरा, एफआईज ने कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट नहीं किया, यानी कि एफआईज के बिना पार्टिसिपेशन के भी कल बाजार को हल्का सा नीचे आना पड़ा। तो कल जो मार्केट का लॉस था वो एबनॉर्मली थोड़ा ज्यादा था और रिएक्शन थोड़ा ज्यादा था मार्केट का। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी ने भी कल लीडरशिप दिखा के लेवल्स को नुकसान पहुंचाया। 51,500 एक दिन में, 51,200 सेकेंड हाफ में ही हमने टेस्ट कर दिया। तो कल लेवल्स का ब्रेकडाउन का डे था एक्चुअली में, और ये रिपेयर करने के लिए अब मार्केट को अगेन काफी एक राउंड की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह को उसने जो मेंटेन किया था वो काफी एफर्ट्स करके और काफी पुल बैक से किया था। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या है? अब जब तक आप 25,000 के ऊपर नहीं आते हैं वापस से, तब तक आपके लिए ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया। 24,800 एक क्रूशल जंक्शन है। अगर इसके इर्द गिर्द भी घूमते रहे तब भी आपके लिए फाइन है। अगर आप इसके थोड़ा भी नीचे जाके ट्रेड करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा, और आपको एक जो सेकंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी है अक्टूबर सीरीज की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी जा सकती है पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब का सब खराब हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको नोटिस करना है कि कोई बड़ी पोजीशन अभी लेनी, ना ही तेजी की लेनी है, ना ही मंदी की लेनी है। पहले लेवल्स को वॉच करना है, उसको पकने देना है, उसके अंदर आपको रिदम में अपने साथ बिठाना है, फिर आपको ट्रेड लेना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी कल 51,500 गया तो 51,200 पे आ गए। हालांकि सीरीज का इंपॉर्टेंट एरिया यही है 51,200, और टिपिकली ये बाय जोन भी है, यानी कि यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं। बट सेंटिमेंटली जैसे मैंने कहा कि कल एबनॉर्मली ज्यादा ही लॉस हुआ है मार्केट के अंदर, तो इसको जब तक हम ठीक नहीं करते हैं तब तक इसके अंदर बड़ी पोजीशन है। फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर 50,800 से 51,000 का बेस अभी भी है, जो अभी भी प्रोटेक्टेड है, बचा हुआ है। अगर ये भी चला जाएगा फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है मार्केट के अंदर आ जाए। फिलहाल तो भी आप 51,000 और 50,800 का बेस है। ध्यान रखिए आप नियर टू सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये सपोर्ट्स बाय करने के लिए भी एग्रेशन के साथ मत आइएगा। स्लाइटली धीरे धीरे करके, सोच समझ के, नहीं भी करेंगे बाय तब भी कोई लॉस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट को थोड़ा सेटल होना है। और एक और चीज, आज फ्राइडे का सेशन है। टिपिकली फ्राइडे जो मैसेज देके जाता है मार्केट, वो काफी इंपॉर्टेंट मैसेज देके जाता है। तो आज का दिन जो है कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होता है उसकी कैलकुलेशन में भी आपको निकलना होगा। दो चीजें मैं और क्लियर कर देता हूँ जल्दी। पहला, पुट कॉल रेशियो दोनों का 1 से नीचे है, इसका मतलब दोनों ही थोड़ा ओवर हीटेड, मतलब ओवर सोल्ड हो चुके हैं। दूसरा, 4-6 रेफरेंस मतलब तो थोड़ा बैन भी कवर होगा, सब भी ठीक होगा, उसका मतलब गिरेगा नहीं। और दूसरा एक पॉइंट और है कि होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, और ये ज्यादा टूटेगा नहीं। 13% की गुंजाइश और रहेगी। ये 20% की जाने के बाद एफआई माल बेचेंगे। तो ये सब चीज आपको तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं, कल दिन की ऊंचाई से काफी गिरावट दिखी, बाजार पर आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली मार्केट जो है अंडर प्रेशर है, और वापस लास्ट वीक जो रिकवरी मोड में थे मार्केट, तो वापस हम अक्टूबर स्विंग लोज के आसपास आ चुके हैं। तो 24,600 24,700 जो है एक की लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर का स्विंग लो है, अलॉन्ग विद दैट 89 ईएमए का क्रूशल सपोर्ट जोन है। तो अगर 24,600 24,700 होल्ड करना इम्पोर्टेंट रहेगा, बट अगर ये लेवल्स के नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो 24,600 ब्रेकडाउन अगर आता है तो लॉन्ग्स जो है एग्जिट करने चाहिए। ऑन द हाई साइड जब तक 25,000 क्रॉस नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज की ही रणनीति होगी। स्टॉक स्पेसिफिक भी मेरा बेरिश व्यू ही है। कल आप देख सकते हैं ऑटो इंडेक्स में काफी अच्छा करेक्शन हुआ था, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप अगर देखें तो 89 ईएमए के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज दिया है 1.5 साल में। तो ऑटो इंडेक्स में मेरा नेगेटिव व्यू है।
मेरा जो फर्स्ट सेल कॉल है वो है M&M पे। M&M का अगर आप चार्ट देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद ये एक ब्रेकडाउन आया है। तो M&M मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ महिंद्रा टू यहाँ पे 2965 का क्लोजिंग है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फर्दर वीकनेस देख सकते हैं 2840 तक, और जो स्टॉप लॉस होगा इन शॉर्ट्स का वो होगा 3030 का। मेरा जो सेकंड काउंटर है सेल का वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी एक वीक ट्रेंड में था, कुछ कंसोलिडेशन मोड में था लास्ट वीक, बट कल वापस एक ब्रेकडाउन दिया है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ पे बेच के काम किया जा सकता है। 612 के आसपास का क्लोजिंग है, 625 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 590 के डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बिकवाली की राय। इसी के साथ ऑटो सेक्टर, जहां पर कल काफ़ी गिरावट दिखी बजाज ऑटो के चलते, वहां पर भी बिकवाली की राय है। M&M पर 2840 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, शुक्रिया हमारे साथ सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ जिनय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। जिनय, कई सारी निफ्टी कंपनियों के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, तो शुरू करते पहले IT स्टॉक से। तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, अगर हम अनुमान से देखेंगे तो थोड़े कमजोर नतीजे दिखे। आय में 4% की ग्रोथ दिखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं प्रॉफिट्स की बात करेंगे, मुनाफे में 2% की ग्रोथ ही नजर आई है। कंपनी ने FY25 के लिए गाइडेंस दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ का हमें 3.75 से 4% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन्स का उन्होंने गाइडेंस मेंटेन रखा है, जो 20 से 22% तक देखने मिलेगा। बात करते हैं विप्रो की, तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे दिखे, लेकिन जो कंपनी की गाइडेंस थी उसमें थोड़ा कमज़ोर दिखा गया। अगर आय की बात करें तो फ्लैट नज़र आया, 1.5% का इम्प्रूवमेंट। वही मुनाफे में 6% का ग्रोथ हमें नज़र आया। कंपनी ने इसके साथ बोनस इशू भी रिपोर्ट किया है, जहाँ पे 1:1 बोनस इशू का ऐलान किया है कंपनी ने। और जो आगे चल के गाइडेंस है Q3 का, वो उन्होंने -2 से 0% दिया है। तो ये एक वीक गाइडेंस है, जिसके चलते आज विप्रो पे नज़र बनी रहेगी। दूसरा स्टॉक LTI माइंट्री, इस पे भी आज फोकस रहेगा। कंपनी के लार्जली नंबर्स इनलाइन देखने मिले। ओवरऑल सारे वर्टिकल्स में हमें ग्रोथ नजर आई। आय की बात करेंगे तो 3% की ग्रोथ देखने मिली। वही मुनाफे में 10% की ग्रोथ नजर आई। आगे चलते हैं पॉलीकैब की तरफ। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, जहाँ पे अगर हम आय देखेंगे तो 30% की ग्रोथ नजर आई। वहीं मुनाफे में फ्लैट नजर आया, करीब 3.5-4% की ग्रोथ ही नजर आई, क्योंकि मार्जिन्स पे उनके प्रेशर काफ़ी था। अगर EBITDA मार्जिन्स की तरफ देखेंगे तो 300 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 3% का गिरावट हमें नजर आया। 11.5% वर्सेस 14.5% देखने मिल रहा है। टाटा केमिकल्स होगा अगला स्टॉक। आय में देखेंगे तो 5.5% की ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पे। वही मुनाफे में 40% की ग्रोथ नजर आ रही है। मैनेजमेंट में आगे चल के कहा है कि जो सोडा एशिस प्राइसेस में जो वोलेटिलिटी थी वो भी उन्हें बॉटम आउट होते हुए नजर आ रही है, और आगे भी उनका स्टेबल डिमांड का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करेंगे सीएट टायर स्टॉक, जिसने कमज़ोर नतीजे इनको देखने मिल रहे हैं। मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स थे। आय में देखेंगे तो 8% का हमें ग्रोथ नज़र आया। वहीं नेट प्रॉफिट में हमें भारी 40% की गिरावट नज़र आ रही है। 121 करोड़ ये क्वार्टर में वर्सेस 208 करोड़ लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं मार्जिन्स पे देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें दबाव देखने मिला है। करीब 4% से मार्जिन्स में हमें गिरावट नज़र आ रही है। बात करेंगे बैंकिंग स्पेस से, एक्सिस बैंक ने जो नतीजे पेश किए थे, ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अगर हम NII देखेंगे तो 9.5% की ग्रोथ देखने मिल रही है। मुनाफे में 18% की ग्रोथ देखने मिल रही है। वही कंपनी ने प्रोविजंस बढ़ा दी है, तो इस पर एक नज़र रहेगी। 8% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने प्रोविजंस बढ़ाए। तो ये रहेंगे स्टॉक्स फोकस में। इसके अलावा एक और स्टॉक एक फोकस में रहेगा, वो होगा मन्नपुरम फाइनेंस। तो RBI ने बेसिकली 4 NBFCs पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, जिसके चलते मन्नपुरम फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। 21 अक्टूबर से ये जो कंपनीज है लैंडिंग नहीं कर पाएगी, जिस पे रोक लगाया गया है। और ये बेसिकली प्राइसिंग पॉलिसी जो थी इन कंपनी का, वो कंसर्न था, जिसकी वजह से ये एक्शन RBI की तरफ से देखने मिला है।
बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कई सारी कंपनियां, उसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस पर भी आज दबाव दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट कई सारे ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड भी किया है, स्टॉक को अपने लक्ष्य घटाते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की ओर नजर डालते हैं। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मन्नपुरम फाइनेंस के ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं? आरबीआई ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो उनकी सब्सिडरी है उन पर, उनके ब्रोकरेजेस के बारे में बताएं और इसके अलावा नतीजों के दम पर कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं उस पर भी अपनी नजर डालें। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले मन्नपुरम की बात करूं तो चौतरफा प्राइस टारगेट कट्स आए हैं, क्योंकि जो इशू हुआ है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को जो आगे लोन डिसबर्समेंट के लिए मना किया गया है, उसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि मन्नपुरम के ओवरऑल लोन्स और डिसबर्समेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फंडिंग कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे इन्होंने अपने ईपीएस एस्टीमेट को जो है काट दिया है। जेफरीज डाउनग्रेड किया है बाय से होल्ड का कॉल, प्राइस टारगेट 270 से काट के 167। मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है ओवरवेट से इक्वल वेट, प्राइस टारगेट 262 से काट के 170 का किया है। बोफा ने प्राइस टारगेट 250 से काट के 220 का किया और जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट से अब अंडरवेट का कॉल दिया है और सब ने अपने ईपीएस एस्टीमेट में कटौती की है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो बर्नस्टीन ने यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 1250 का है। इनका कहना है कि नतीजे कोई खास अच्छे नहीं थे, लोन ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत वीक रही है। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट काटा है 1340 से काट के 1298 का किया है। इनका कहना है कि एसेट क्वालिटी अच्छी थी लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत सबड्यूड थी। मैक्वेरी प्राइस टारगेट 1400 का दे रहा है, आउट परफॉर्मर का कॉल अभी भी दे रहा है। इनका कहना है कि शायद आगे चल के थोड़ा बहुत लोन ग्रोथ जो है उसमें सुधार हो सकता है, ये क्वार्टर थोड़ा ढीला था। इन्फोसिस पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 2100 से बढ़ा के 2270 का दिया है। इनकी ये टॉप पिक है पूरे सेक्टर में। इनका कहना है कि जो अपसाइकिल है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और डील मोमेंटम जो है वो इनको काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन इन्वेस्टेक ने प्राइस टारगेट काटा है, सेल का कॉल 1720 से काट के 1700 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीएस के मुकाबले नंबर्स अच्छे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो अभी भी इंडिकेट कर रही है कि शायद थोड़ा डिस्क्रिशनरी जो है उसमें म्यूटेड ग्रोथ देखने मिल रही है। और इसके अलावा हेल्स की बात करते हैं तो गोल्डमैन ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1900 से बढ़ा के 2100 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की अच्छी रही है, नो डाउट मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव रहा है और आगे चल के ग्रोथ अच्छी रह सकती है। लेकिन जेफरीज ने प्राइस टारगेट काट दिया है, 1880 से काट के 1870 का किया है। बेसिकली मार्जिन्स में इनको एक मिस देखने मिला है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है और इन्वेस्टेक ने भी 1910 से काट के 1850 का किया है। आखिरी में एलटीआई माइंडली इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, सेल का कॉल है लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाया है 5370 से बढ़ा के 5600 का किया है। इनका कहना है कि कमेंट्री अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट की तो वीकर रेवेन्यू आपको देखने मिल सकती है सेकेंड हाफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को चेस कर रहे हैं तो प्राइस टारगेट बढ़ाया है। बिल्कुल, तो इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, हैवेल्स के नतीजे कल आए थे जिसके बाद 5% की गिरावट स्टॉक पर दिखी थी और इसी के साथ मन्नपुरम फाइनेंस पर भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिसके दम पर आज कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अनुज गुप्ता एचडीएफसी सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पर आपकी राय लेना चाहूंगी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर एक बार क्या रणनीति बनानी चाहिए सोने चांदी पर? देखिए, कल हमने देखा कि गोल्ड ने नया हाई बनाया था, सिल्वर में भी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम था। तो आज के लिए हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो गोल्ड में करीबन 76,850 के आसपास खरीदारी करें, 76,580 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 77,250, 77,300 पर देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके साथ साथ हमने कल सिल्वर में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, तो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 91,700 में खरीदारी करें, 91,480 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 93,100 पर देखने को मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड है, हमें लगता है आज भी खरीदारी का साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। सोने चांदी पर, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? एक्सपेक्टेशंस थी चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आएगा लेकिन ज़्यादा कुछ आया नहीं, तो बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, बेस मेटल में हमने एक साइडवेज ट्रेंड देखा है, वहाँ हमने कॉपर में कल एक गिरावट आते हुए देखी थी। तो लग रहा है कि कॉपर में अभी और नरमी के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। तो कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 919 में बिकवाली करें, 824 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 809 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है।
और इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए कल क्रूड में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड था, ओवरसोल्ड जोन में है, हमें लगता है कि यहाँ से रिकवरी देखी जा सकती है। तो कॉपर में क्रूड ऑयल में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 5,900 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 5,845 का लगाएं, टारगेट 5,980 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में इंट्राडे के लिए खरीदारी के साथ ट्रेड देखने के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रणनीति आपको कमोडिटी मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच चाइना का जीडीपी डेटा तीसरी तिमाही का रिलीज हो चुका है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तीसरी तिमाही में 4.6% का जीडीपी चाइना ने रिपोर्ट किया है। एक्सपेक्टेशन 4.5% का हो सकता है, तो अनुमान से लार्जली इन लाइन आया है। लेकिन याद रखें दूसरी तिमाही में करीब 4.7% का जीडीपी रिपोर्ट किया था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है। गिफ्ट निफ्टी पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 110 अंकों की कमजोरी के साथ 24,730 के आसपास थोड़ी सी कमजोरी ओपनिंग में भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।